देखिए, तो पिछले क्लास में वर्क की हमने बात की थी। देखिए, हम चूंकि नीट के हिसाब से बात कर रहे हैं तो केवल थ्योरी की बात कर रहे हैं, मतलब हम किसी भी मैथमेटिकल प्रूफ में नहीं जा रहे, क्योंकि प्रूफ आना नहीं है। ठीक है, मेन क्वेश्चन डिस्कस करने हैं। अब हम बात करते हैं एनर्जी। एनर्जी आप जानते हैं द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। किसी भी बॉडी का वर्क करने की जो कैपेसिटी होती है उसको हम एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब वर्क कैसे हम करें। मान लें कोई दरवाज़ा खोलना है, अब दरवाज़ा खोलने का एक तरीका होता है कि अगर नहीं खुल रहा है तो दौड़ के आइए और दरवाजे में धक्का मारिए, दरवाज़ा खुल जाएगा। यानी कि आपने दौड़ करके दरवाज़ा खोला है, तो ये कौन सी एनर्जी हुई जाकर के, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, एक होता है कि भाई जैसे मान लें कोई डब्बा बंद करना नहीं बंद हो पा रहा है तो ऊपर से छलांग लगा दिया, उसी के ऊपर धमाक धमाक के गिर गया करके हाइट से, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो एनर्जी मेनली दो तरीके होती है, एक होती है काइनेटिक एनर्जी और एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हम बहुत डीपली अंदर तक नहीं जाएंगे, हम बार बार बता रहे हैं इसको। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ द मोशन। किसी बॉडी के मोशन की वजह से जो कार्य करने की उसकी क्षमता होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो अगर हम जानते हैं, अगर m मास की कोई बॉडी है और v वेलोसिटी से चल रही है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। ये आप जानते हैं, तो ये काइनेटिक एनर्जी हो गई जा करके। ठीक है, हम प्रूफ नहीं करा रहे हैं, इसका ध्यान रखिएगा। अदरवाइज प्रूफ तो मैथमेटिक्स मतलब मैथमेटिकली भी है और प्रूफ कैलकुलस फॉर्म में भी है, क्योंकि आपके यहाँ प्रूफ तो आने वाला नहीं, थ्योरी आएगी क्या, मल्टीपल चॉइस होंगे ना। हाँ, तो हम प्रूफ में नहीं जा रहे हैं। ठीक है, कभी कभी एक फार्मूला होता है रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम के बारे में बात कर रहे हैं तो कर ही लें। लीनियर मोमेंटम का कंसेप्ट कहाँ से आया और क्यों आया। ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिकली समझिएगा। आप खड़ी हैं और आपके बगल में एक आपसे करीब 3 गुना मोटी लड़की खड़ी हुई है। ठीक है, और उसने जरा ध्यान से हमको देखिएगा, और उसने धीरे से आपको ऐसे धक्का मारा और आप खड़बड़ा के गिर गए। ठीक है, आपने कहा अच्छा, आपने भी उसको धीरे से धक्का मारा और आप फिर गिर गए, यानी धक्का खुद मारे खुद ही गिर गए। क्यों भाई, वो मोटी थी इसलिए। तो आपने क्या किया, खूब कस के दौड़ के आया और दौड़ के धक्का मारा, वो गिर गई। तो वहां समझ आया कि मास और वेलोसिटी में कुछ तो चक्कर हो रहा है। हमारे पास मास कम था, हमने वेलोसिटी अपनी गेन की और उस लड़की को गिरा दिया, और उसके पास वेलोसिटी कम थी, मास की वजह से हमको गिरा दिया। तो हमने कहा इसका मतलब मास और वेलोसिटी में एक रिलेशन होता है, तो उस रिलेशन को हमने नाम दिया लीनियर मोमेंटम, इसको m/v कहते हैं। याद है ना। ये इस कंसेप्ट को देने का कारण रहा होगा, ये हम कह रहे हैं। ठीक है, यानी अगर ज्यादा मास की वेलोसिटी, अगर मान लिया दो बॉडी का मोमेंटम बराबर है, तो अगर एक का मास ज्यादा है तो उसकी वेलोसिटी कम होगी, और एक की वेलोसिटी ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा होगा, तभी तो दोनों का मल्टीप्लाई सेम आने वाला है। तो अगर आप कह रहे हैं कि m1v1 इज इक्वल टू m2v2 या m1/m2 इज इक्वल टू v2/v1, तो अगर इसके ऊपर वाली चीज ज्यादा है तो इसके ऊपर वाली चीज ज्यादा है। भाई अगर इधर का न्यूमरेटर ज्यादा है, इधर का भी न्यूमरेटर ज्यादा होगा। तो अगर इधर m1 ज्यादा है, इधर v2 ज्यादा होगा, अगर मोमेंटम सेम है तो हम काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालना चाहते हैं। तो हमने कहा भाई देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv², और मोमेंटम का जो फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, तो हम दोनों से v गायब कर देते हैं, क्योंकि वेलोसिटी चेक करनी पड़ती है, मास तो हमको बॉडी का मालूम था है ना कि 50 किलो की बॉडी मूव कर रही है। तो देखिए इक्वेशन 2 से अगर वेलोसिटी की वैल्यू निकालें तो p/m निकलने वाला है। तो अगर वेलोसिटी की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बनने वाला है हाफ इंटू m इंटू p²/m²। एक m से एक m कट गया, तो यहाँ लिख देते हैं। तो k इज इक्वल टू ऊपर आएगा p²/2m या p² इज इक्वल टू 2km, तो p बराबर √2km।
तो ये आपका मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन होता है। अब ये रिलेशन निकालने का तरीका हमको मालूम, अच्छी बात है। तो अगर ये रिलेशन हमको याद हो जाए तो सो फार सो गुड, क्योंकि हमें हो सकता है मल्टीपल चॉइस में आपसे कह दिया जाए कि इफ अ बॉडी ऑफ मास m इज देयर, इट्स काइनेटिक एनर्जी इज k, इट्स लीनियर मोमेंटम इज p, देन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दीज वेरिएबल्स या दीज कांस्टेंट्स। तो आप फट से रख देंगे वैल्यू होती है, नहीं तो आप 2 मिनट की का टाइम निकालेंगे और आप उसकी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। समझ में आ गई बात? अब जरा एक कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। कोई बॉडी, मान लें कि एग्जाम्पल के तौर पे है, कोई लड़की चल रही है कॉरिडोर में और आप पीछे से आए उसको धक्का मार दिया, तो उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी घट जाएगी? ये डिपेंड करता है उसका मास कितना है। 70 किलो की लड़की चल रही हो, एक 10 किलो की लड़की जाके धक्का मारेगी, 10 किलो वाली गिर जाएगी। मान लेते हैं उसकी वेलोसिटी बढ़ गई, तो उसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ी भाई? ये डिपेंड करता है आपके धक्के, आपने जितना धक्का मारा हो, यानी आपने जितना उस पर वर्क किया उतनी ही उसकी एनर्जी बढ़ेगी। तो इस कंसेप्ट को लिया जाता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। इस कंसेप्ट को लेते हैं हम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम, WE थ्योरम डाल लिखे दे रहे हैं, ठीक है। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि इफ यू आर डूइंग द वर्क ऑन द बॉडी देन इट्स काइनेटिक एनर्जी विल चेंज। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन। बस ये कंसेप्ट है, मैं हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, मतलब नहीं कर रहे, ठीक है। यानी अगर हम मान लें कि इनिशियली मान लें किसी बॉडी का मास m है और इनिशियली किसी बॉडी की वेलोसिटी v1 थी, और व्हेन यू डू द वर्क एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स v2, देन चेंज इन एनर्जी इज व्हाट? हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर। अब देखो, ये हमने जब चेंज निकालते हैं ना, तो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी किया है। कौन ज्यादा कौन कम हमसे मतलब नहीं है, हमने फाइनल माइनस इनिशियल किया है, तो ये इक्वल टू कितना होगा? वर्क डन। बस हो गया, यही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम है। इसमें जो निकालना है निकाल लो। अब मान लिया आपने वर्क किया और वेलोसिटी कम कर दी, तो वर्क आप पे हुआ, सॉरी, तो वर्क निगेटिव हो जाएगा। वेलोसिटी कम कर दी तो v2 कम हो गया, v1 ज्यादा था तो वर्क निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है वहां वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। और अगर वेरिएबल फोर्स है तब भी वर्क एनर्जी थ्योरम यही कॉन्सेप्ट लगेगा। अगर मान लीजिए वेरिएबल फोर्स है, उस समय भी वर्क एनर्जी थ्योरम में यही कॉन्सेप्ट लगने वाला है, ठीक है। अब एनर्जी वेलोसिटी कितनी बढ़ी? नहीं, इंटीग्रेशन आपको नहीं लगाना है, आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल आने वाले हैं, आपके यहाँ प्रूफ नहीं आने वाला है, ठीक है। तो मतलब कॉन्सेप्ट यही लगेगा, वहां प्रूफ तो आएगा नहीं, इसलिए प्रूफ के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब आते हैं एनर्जी में। पहले तो काइनेटिक की बात हो गई, एक होती है पोटेंशियल एनर्जी। किसी बॉडी की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। मतलब समझिएगा, आपने एक छोटा सा पत्थर लिया, बहुत छोटा सा, और उसको 1 सेंटीमीटर दूर से अपने हथेली पे गिराया, तो क्या आपकी हथेली टूट जाएगी? 2 सेंटीमीटर से गिराओ, उस पत्थर को लेकर के आप 10 मंजिल मकान पे चढ़ जाओ और वहां से गिरा दो किसी की खोपड़ी पे, फट जाएगा खोपड़ी। यानी कि जब हम पत्थर को ले जा रहे थे तो पत्थर की टेंडेंसी नीचे गिरने की थी, अगर मेरे हाथ में ना हो तब गिर जाता नीचे। यानी हमको ग्रेविटेशनल के अगेंस्ट उस पत्थर को ले जाने में वर्क करना पड़ रहा था। तो वो एनर्जी उस पत्थर में, वो जो हम वर्क कर रहे थे उसको ले जाने में, वो एनर्जी उसमें स्टोर हो गई थी, और जब हमने ऊपर से गिराया तो उसने नीचे वाले आदमी के ऊपर अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर दी। अच्छा, हम ही गिर जाए तो हमारी भी एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगी, हम ले जा रहे हैं अपने आप को, तभी तो हमें एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है। तो किसी भी बॉडी की पोजीशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। अब पोजीशन किस तरीके से? तो जैसे आप ग्रेविटी में कोई बॉडी ऊपर ले जाते हैं तो
उसको कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो हम जानते हैं इसका फॉर्मूला क्या होता है, mgh। अगर किसी बॉडी m मास की बॉडी को आप ग्रेविटी में रखते हैं तो ग्रेविटी में क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स उसको नीचे की ओर लगता है, उस पे mg। अब मान लिया आप इसको ऊपर ले जा रहे हो तो एक्चुअली में इस फोर्स से आप नहीं ले जा रहे हो, इस फोर्स के अगेंस्ट आपने ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया है और इस फोर्स के से आप h हाइट तक ले जा रहे हो। मतलब आप mg ये वाला फोर्स नहीं लगा रहे हैं, इसके बराबर आप फोर्स ऊपर की ओर लगा रहे हैं, ठीक है। हाँ, रिएक्शन ना कहिए उसको, उसके अपोजिट आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा, दूसरा होता है कि अगर कोई इलास्टिक बॉडी है, मान लीजिए एक रबड़ बैंड है, मोटी सी रबड़ बैंड। भाई रबड़ बैंड का मतलब जानते हैं, रबड़ का मतलब रबर हो चाहे जो भी बॉडी हो, हर बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, हर बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं। उन मॉलिक्यूल्स में चारों तरफ एक दूसरे पर ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। हर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स लगता है उसे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब अगर उस मॉलिक्यूल की जो कॉन्फ़िगरेशन है उसको डिस्टर्ब करोगे तो उसको अपोज करेगा। अगर आप इस बॉडी को दबा करके मॉलिक्यूल नजदीक लाने की कोशिश करेंगे तो वो दूर करने की कोशिश करेगा। और अगर आप उसको स्ट्रेच करके, कुछ बॉडी तो स्ट्रेच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बॉडी ऐसी होती है, अगर स्ट्रेच करते हो तो मॉलिक्यूल को दूर ले जाते हो तो दूर ले जाने पर वो उसको अपोज करता है, तो इसको इलास्टिसिटी कहते हैं आप, ठीक है। तो आपने क्या किया कि मॉलिक्यूल की जो एक्चुअल पोजीशन थी उससे थोड़ा सा दूर करके यहां रख दिया, ठीक है, यानी आपने उसकी पोजीशन चेंज कर दी। और चूंकि वो मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स की वजह से वो बॉडी अपनी पोजीशन से डिफॉर्म नहीं होना चाहती थी, आपने जबरदस्ती डिफॉर्म किया। तो आपने जब डिफॉर्म किया तो उसकी इलास्टिसिटी का जो प्रॉपर्टी है उसकी वजह से वो फिर अपने ओरिजिनल स्टेट को रिगेन करने के लिए उतना ही वर्क करती है। इस एनर्जी को कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। इसी प्रकार से जैसे कोई स्प्रिंग ले लीजिए आप, तो स्प्रिंग में भी इलास्टिसिटी का ही रूल लगता है, स्प्रिंग में भी इलास्टिसिटी का ही रूल लगता है, ठीक है। तो उसको भी यही कहा जाता है, अभी हम उसका फॉर्मूला प्रूफ कर देंगे, ठीक है। और एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तीसरा होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखो, दो चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं, ठीक है, Q1 Q2, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं कि रिपेल करते हैं? रिपेल करेंगे, तो रिपेल करने की वजह से इसको और दूर चले जाना चाहिए। भाई आप मान लिया हमसे 5 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर दूर खड़े हैं और हम रिपेल कर रहे हैं, गुस्सा रहे हैं, तो आप दूर हटिए। दूर हटने का तरीका क्या है कि हम आपको भाई रिपल्सन कैसा लग रहा है? धक्का मारने वाला लग रहा है। अब आपको हम धक्का मार के दूर कर रहे हैं लेकिन आप नहीं हट रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब बहुत बदतमीज है। तो यहाँ कोई भाई फिजिक्स में बदतमीज वर्ड तो आता नहीं है, तो इसका मतलब ये भाई साहब अगर इसमें धक्का मार रहे हैं और ये नहीं हट रहे हैं तो इसका मतलब धक्के के द्वारा जो इस पर वर्क ये कर रहा है उसके बराबर ये वर्क अपनी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए कर रहा होगा। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और इस एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। भाई जैसे आप कहते हैं खड़े खड़े हम थक जाते हैं, आप नहीं थकोगे, हम आपको फॉर्मूला बताते हैं। आप क्यों थक रहे हैं भाई? आपको अर्थ अपनी ओर खींच रही है ना, तो चले जाओ जिधर खींच रही है, जिधर वो खींच रही है चले जाओ। कितना जाओगे अंदर? जितना अंदर जाओगे फिर वो खींचेगी। अल्टीमेटली आपको कहां तक जाना पड़ेगा? उसके सेंटर तक जाना पड़ेगा, सेंटर तक जाना पड़ेगा ना, तो सेंटर तक चले जाओ, नहीं आपको नहीं वर्क करना पड़ेगा। अब बचो न बचो तो एक अलग की बात है, वो एक अलग चीज है। कुल मिलाकर के आप अर्थ अपनी ओर खींच रही है और आप जा नहीं रहे हो, अपनी स्टेट को मेंटेन किए खड़े हो, तो आपको उस ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ रहा है ना, वो आपके ऊपर रिएक्शन फोर्स की तरह लग रहा है, इसलिए आप थक जाते हो, क्योंकि रिएक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है, ठीक है।
तो ये 3 प्रकार की पोटेंशियल एनर्जी होती है। यानी कुल मिलाकर के जैसे ये मान ये पॉजिटिव चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, रिपल्सन अट्रैक्शन हो रहा है, तो अट्रैक्शन में ये इसको चिपक जाकर के। अगर ये इससे चिपक नहीं रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अपनी स्टेट को मेंटेन करने के लिए कुछ वर्क कर रहा है, वो वर्क उसकी एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो रहा है, इसी को कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। भाई कहते हैं ना कि बॉडी की पोजीशन के कारण, मतलब ये हुआ कि बॉडी जहां पर रखी, अगर हम अपने पेन को हाथ में रखे हैं तो चलिए अगर हाथ नीचे से हटा ले तो गिर जाएगा नीचे, ये फर्श पे गिर जाएगा, फर्श नीचे से हटा ले तो गिर जाएगा, और गड्ढा खोदते जाए गिरते ही चला जाएगा। तो इसका मतलब हम इसकी पोजीशन को मेंटेन करने के लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहे हैं, वो वर्क इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब अगर हम किसी बॉडी को फोर्स लगा करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं तो हम वर्क करते हैं। अब वर्क जो है कभी कभी क्या होता है कि उसको किस रास्ते से लेगा इस पर डिपेंड करता है, और कभी कभी किस रास्ते से लेगा इस पर डिपेंड नहीं करता है। तो 2 प्रकार के फोर्स होते हैं, एक कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। एक होता है कंजर्वेटिव फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स यानी कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है जिसके द्वारा किया गया कार्य डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ एडॉप्टेड बाय द बॉडी। ठीक है, यानी कि कंजर्वेटिव का वर्क डन बाय द फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द पार्टिकल फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर डजंट डिपेंड अपॉन द पाथ। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई और हमने कहा एक कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा गई, हमने कहा तो भाई मान लिया हम इस पाथ से ले गए, इसको पाथ नंबर 1 से ले गए या पाथ नंबर 2 से ले गए या पाथ नंबर 3 से ले गए, तीनों पाथ से ले गए, तो वर्क डन ऑन पाथ 1, वर्क डन बाय पाथ 2, वर्क डन इन पाथ 3, तीनों में किया गया वर्क बराबर है। क्यों? क्योंकि वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे फोर्स को हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स कहते हैं। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव माना जाता है, मतलब होता है, माना नहीं जाता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये प्रूफ भी किया गया है, प्रूफ हम कर नहीं रहे। ग्रेविटेशनल फोर्स वे आपसे पूछ सकते हैं कि आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शंस विच इज कंजर्वेटिव फोर्स, तो आपको मालूम होना चाहिए कंजर्वेटिव होता क्या है। बगल वाले पूछे कंजर्वेटिव होता क्या है, कहें कान से कान जर जाए, वेटिव को ऐसे होता होगा, लिख दो। नहीं, हम बताते हैं ना, ओम का नियम पूछा गया तो वो हाँ धर्म में चले जाते हैं कि ओम बड़ा अच्छा वर्ड है। अब देखो ध्यान से, मतलब ग्रेविटेशन फोर्स ये कहता है कि अगर बॉडी को मान लेते हैं कि ये ग्राउंड ए से हाइट एस तक ले जाना है, तो आप ये चाहे आप इस रास्ते से जाओ सीधे, ठीक है, चाहे आप इस रास्ते से जाओ एक स्लोप के जरिए, चाहे आप ग्राउंड से एक जीना बना लो, ऐसे ऐसे आप चले जाओ जीना बना करके, चाहे आप ऐसे एक जिगजैग पाथ में ले जाओ, किसी पाथ में जाओ, आप अगर ग्राउंड से डायरेक्टली एच हाइट जा रहे हैं तो जो एनर्जी होगी आपकी वो mgh होगी। इसका डेरिवेशन भी कराया गया है इंटरमीडिएट में, 11th क्लास में इसको ड्राइव किया गया है, तो वो mgh निकल के आया है। यानी ये कंजर्वेटिव फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अच्छा नॉन कंजर्वेटिव क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव जो होता है भाई, नॉन कंजर्वेटिव तो एक तो होती डेफिनेशन जो कंजर्वेटिव ना हो, लो ओके। कंजर्वेटिव क्या होता बोले नहीं, अब मान लिया अगले को कंजर्वेटिव मालूम है नहीं, तो उन्होंने कहा नॉन कंजर्वेटिव, बोले जो कंजर्वेटिव ना हो, और बोले कंजर्वेटिव, बोले जो नॉन कंजर्वेटिव ना हो, जो नॉन कंजर्वेटिव नहीं और कंजर्वेटिव जो कंजर्वेटिव नहीं, नॉन कंजर्वेटिव। यानी कि जिसके द्वारा पाथ, अच्छा एक चीज और कंजर्वेटिव में, अगर बॉडी ए से बी तक जा रही है और रास्ते 1 से गई ए बी, ए से बी तक, और बी से ए तक लौट के आ गई, ठीक है, तो ये क्लोज पाथ हो गया। तो कंजर्वेटिव में W वर्क डन फॉर क्लोज पाथ ये 0 होता है। क्यों? क्योंकि भैया यहां से यहां तक आपने जितना वर्क किया है ना,
यहां से यहां तक उतना ही वर्क आपको ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है भाई, मान लिया आप लेफ्ट कहीं खराब हो गई, आप 20 मंजिल चढ़ गए तो कोई दिक्कत नहीं, आपने बहुत बहुत वर्क किया है ना, आप ऑब्टेन करना चाहते हैं, वहां से छलांग लगा जाओ नीचे डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। या जीने में ऐसे सर 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 स्लिप करते चले जाओ तो उतना ही वर्क आपको गेन हो जाएगा। वो किस फॉर्म में हो जाएगा गेन, वो वर्क आपकी बॉडी झेल पाएगी नहीं झेल पाएगी वो आपसे निपटो। आप ऊपर से गिरोगे नीचे उतनी ही एनर्जी आपको मिल जाएगी, लेकिन शर्त है उस एनर्जी को आप अपनी बॉडी में स्टोर कर पाते नहीं कर पाते ये आप जानिए। ठीक है, तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, जो कंजर्वेटिव न हो, यानी जिसके द्वारा किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। द फोर्स बाय विच द वर्क डन नॉट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन ओनली, इट डिपेंड्स अपॉन द पाथ आल्सो। ये पाथ पे भी डिपेंड करता है। कैसे भाई, जैसे मान लिया फ्रिक्शनल फोर्स है, फ्रिक्शन है भाई, आप यहां से यहां तक गए, आप इधर से गए, ये रास्ता खुरदुरा था, वन वाला रास्ता, ये थोड़ा चिकना था, दो रास्ता, तो दोनों के द्वारा किया गया वर्क जो है वो बराबर नहीं होगा। वर्क डन ऑन पाथ 1 इज नॉट इक्वल टू वर्क डन ऑफ पाथ 2, दोनों इक्वल नहीं होंगे। कहां जाएंगे भाई, वो हीट के फॉर्म में डिसअपियर हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम ए से बी तक जाएं और लौट के आ जाएं तो W वर्क डन फॉर द क्लोज पाथ अगर निकाले तो ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है जाने में आपको ज्यादा वर्क करना पड़ा हो और वापस आने में कम वर्क करना पड़ा हो, तो ये 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, वो जब आप वर्क करते हैं, देखो केमिस्ट्री उल्टा कहती है, फिजिक्स उल्टा कहती है, जब आप वर्क करते हैं, आप मेहनत करते हैं तो आपका वर्क पॉजिटिव होता है निगेटिव होता है, पॉजिटिव होता है। और जब वर्क आपको ऑब्टेन होता है अभी की तरह दे दे रुपया दे दे, ऐसे मतलब उल्टा हो गया, तो वर्क निगेटिव है कि पॉजिटिव है, निगेटिव है। ठीक है, तो जहां पर अट्रैक्शन होता है वहां वर्क करना पड़ता नहीं करना पड़ता, वहां वर्क, जहां अट्रैक्शन होता है वहां वर्क अपने आप हो जाता है। ठीक है, अब मान लिया 10 किलोमीटर दूर कोई आवाज दे और हमारे पास वो हमको जाना भी है और अट्रैक्शन भयंकर अट्रैक्शन है, तो हम क्या पैदल भागते चले जाएंगे, साइकिल से चले जाएंगे और मार थक जाएंगे, पसीना पसीना हो जाएंगे, लेकिन वो वर्क ऑब्टेन होगा नहीं बिकॉज ऑफ दैट अट्रैक्शन। तो जैसे ग्रेविटी में आप जब नीचे आते हैं, मान लिया ऊपर से आप नीचे आए तो अपने आप आ रहे हो कि लाए जा रहे हो, ग्रेविटी अपने आप खींच रही है ना। वो कहते हैं नहीं, ना आए हैं ना लाए गए, हमको धरती माता ने बुलाया है, तो धरती माता ने आपको बुला लिया। ठीक है, अब धरती माता आपको बुलाए तो वर्क ऑब्टेन होगा आपको कि आपको करना पड़ेगा। तो धरती माता अट्रैक्शन से बुलाए तो आपको वर्क निगेटिव होगा, तो वर्क निगेटिव होगा। ठीक है, एक फार्मूला है, उसे प्रूफ नहीं करेंगे, लेकिन ये फार्मूला कभी कभी तो आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा जाता है और कभी कभी डायरेक्ट फार्मूला पूछा जाता है, इसलिए उसको ध्यान से देख लीजिएगा। अच्छा, जैसे विस्कोसिटी होता है, विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स भी आपका नॉन कंजर्वेटिव होता है। भाई विस्कोसिटी लिक्विड में होती है ना, एयर में भी तो होती है। भाई आप एक तरफ गए, ज्यादा हवा चल रही थी, ज्यादा डेंस हवा थी, दूसरी तरफ से आए, एक शहर से दूसरे शहर गए, एक रास्ते से गए, वहां ज्यादा हवा चल रही थी या ज्यादा हवा थी, दूसरी रास्ते से कम हवा थी। हमने ये नहीं कहा आपके फेवर में हवा थी, मैं केवल हवा की डेंसिटी की बात कर रहा हूं। तो वर्क पाथ पर डिपेंड करता है। इसके बाद एक आता है पोटेंशियल एनर्जी इन रिलेशन टू द कंजर्वेटिव फोर्स, रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स है, ध्यान रखिएगा, कंजर्वेटिव फोर्स, ये फॉर्मूला हम प्रूफ नहीं करा रहे, इसको याद कर लीजिएगा। F इज इक्वल टू माइनस du/dx। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन है, यानी u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब सिंपल सी बात है, अगर u x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा तो u x का फंक्शन होगा, तभी तो होगा ना भाई, u की वैल्यू x के टर्म में होनी चाहिए। तो यहाँ ब्रैकेट में u में x लिख दो, यहाँ f में ब्रैकेट में x लिख दो। ये ब्रैकेट में लिखने का मतलब होता है x का फंक्शन है, x का फंक्शन है मतलब x पर डिपेंड करता है।
ठीक है, एक्स, हाँ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट जो भी आप कहें, ठीक है। अब जैसे देखिए वो जो भी है, अरे भाई एक्स कोई रिश्तेदार थोड़े डिस्टेंस मेजर करने का, भाई जो जो भी डिस्टेंस को मेजर करे, एक्स है, एस है, एच है, जो भी है वो एक अलग बात है, ठीक है। जैसे मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स को कंजर्वेटिव फोर्स हम प्रूव करना चाहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को हम प्रूव करना चाहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स है। अभी हम कह रहे थे ना ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। मान लिया आपको दिखाना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, सी ऑफ लिख दें चलेगा। तो हम जानते हैं अगर h हाइट पे कोई बॉडी है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होती है u, वो mgh होती है। चूंकि u की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, h पर डिपेंड कर रही है ना, तो u इज द फंक्शन ऑफ h लिख सकते हैं, ठीक है। अब मैं माइनस du बाई डी एच कर रहा हूं, तो माइनस d बाई डी एच ऑफ mgh, ये कर दिया हमने, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन आपको नहीं आता है जरा समझने की कोशिश करो। जैसे d बाई डी एक्स करना है, जो मैं फॉर्मूला आपको बता रहा हूं, फॉर्मूला रटा रहा हूं, बता नहीं रहा हूं, रटा रहा हूं। किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर केवल x ऊपर है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है। अगर d बाई डी एक्स है और कोई कांस्टेंट है, कोई भी x का टर्म नहीं है, तो वैल्यू 0 हो जाती है। मैं अकेले के बारे में बात कर रहा हूं। और अगर d बाई डी एक्स है और x की पावर n है तो होता है n x की पावर n माइनस 1। तीन फार्मूले तो दसियों हैं, ठीक है, पूरी मैथमेटिक्स है कैलकुलस की। हाँ तो फिलहाल इसकी बात करो। एक्चुअली होता क्या है, बायो जो स्टूडेंट लेते हैं, मेरा अपना अनुभव है कि 90% बायो वो लेता है जिसको मैथ नहीं आती वो बायो डॉक्टर बनने के लिए नहीं लेता है, साइंस साइड थोड़ा भौकाली साइड कही जाती है, थोड़ा भौकाल टाइट करने के लिए ले लिए साइंस साइड। अब मैथमेटिक्स हालत खराब है तो बायो ले लिए 90%। अब उनको मैथ आती नहीं इसलिए बायो लिए। 10% स्टूडेंट होते हैं जो मैथ में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन बायो उनको चाहिए इसलिए लेते हैं। कुछ बोर्ड है जैसे सीबीएसई वगैरह, वो बायो मैथ एक साथ ऑफर करता है, कर ले सकते हो, लेकिन अब चूंकि वो मैथ आती है लेकिन उतनी भी नहीं आती है कि दोनों सब्जेक्ट झेल पाए। जैसे हमने कहा यूएस में फिजिक्स कंपलसरी नहीं है, नहीं लेकिन यूएस में जैसे वो फिजिक्स आप नहीं लेंगे ना, फिजिक्स कंपलसरी नहीं है, तो मैथ बायो दोनों ले लेते हैं बच्चे। अच्छा अब जरा समझिएगा, माइनस देखो h के रेस्पेक्ट करो, h यहाँ अकेला है, mg बाहर कर दो, और d बाई डी एच ऑफ h ये 1 होता है, तो माइनस mg हो गया, तो ये माइनस mg तो ग्रेविटेशनल फोर्स है। अब आप ये नहीं कहना कि माइनस mg ग्रेविटेशनल फोर्स कहाँ है, अरे सुनो भाई सावधान, ये बॉडी यहां रखी है ना, नीचे की ओर mg एक्ट कर रहा है, आप बॉडी को यहां ले गए हो तो आपने इसके बराबर उल्टा फोर्स माइनस mg लगाया तभी तो यहां पहुंचे हो, तो ये वही माइनस mg है। तो देखो हमने ये इस फॉर्मूले को देखो, हमने ये वाला फॉर्मूला लगाया नहीं लगाया, माइनस डी यू बाई डी एक्स, ये ब्रैकेट में जो x लिखा वो सब में लिखो चाहे ना लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो बिना कहे ही आप बता रहे हो x का फंक्शन है, आपको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया, नहीं प्रूफ हो गया, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये प्रूफ करने का तरीका भी उसका हो गया, ठीक है। अब आते हैं मैकेनिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी का मतलब होता है किसी बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है उसको हम कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। द सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। प्रूफ नहीं होगा ये समझ लीजिएगा, बार बार कहा जा रहा है, ठीक है। अच्छा कंजर्वेटिव फोर्स की प्रॉपर्टी एक होती है, अच्छा एक चीज और, जैसे मान ले कोई बॉडी है, आप उसको h हाइट पर ले गए, यहां पर ले गए, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर ले गए, हमने ये नहीं कहा ग्राउंड से ले गया, ए पॉइंट हो सकता है अर्थ से कुछ हाइट पहले से ऊपर हो, तो अगर यहां पर बॉडी की काइनेटिक एनर्जी k1 है और पोटेंशियल u1 है
और यहां पर पहुंच करके काइनेटिक K2 हो गई, पोटेंशियल U2 हो गई, तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी कंजर्व रहती है। शर्त यह है कि रास्ते में कहीं लॉस ना हो जाए, इसलिए कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी K1 प्लस U1 इज इक्वल टू K2 प्लस U2, यानी पोटेंशियल बढ़ेगी तो काइनेटिक घटेगी। जैसे h हाइट पे कोई बॉडी, मतलब छत पे कोई बॉडी रखी है ना, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है? 0। और अगर h हाइट की छत है तो पोटेंशियल mgh हो गई, तो छत पे टोटल एनर्जी कितनी हो गई? mgh। और छत से आपने बॉडी को नीचे गिराया तो एक्चुअली उसकी जो पोटेंशियल थी वही काइनेटिक में चेंज हुई है, तो ग्राउंड पे आके पूरी की पूरी पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, ये प्रूफ भी हमने किया है, लेकिन उसको करने की जरूरत यहाँ पर फिलहाल नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गया पोटेंशियल का लफड़ा। देखें एक आध लफड़े और अगर हो तो बात कर लिया जाए। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम मैं इलास्टिक पोटेंशियल की बात कर रहा था, स्प्रिंग की बात कर रहा था, तो पोटेंशियल एनर्जी आप स्प्रिंग ले लेते हैं मतलब स्प्रिंग में भी पोटेंशियल एनर्जी होती है भाई। जितने भी आप बुलेट्स वगैरह होती हैं, गन वगैरह होती हैं, बंदूकें होती हैं, वो किस आधार पे काम करती है? इसमें वो स्प्रिंग पड़ी होती है ना, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग देखो क्या होता है। प्रूफ नहीं कर रहा हूं मैं, हल्का सा कंसेप्ट बता रहा हूं। किसी ग्राउंड पे मान लीजिए ये एक स्प्रिंग रखी हुई है अपनी पोजीशन पे, ऐसे यहां रखी हुई है, यहां पर एक बॉडी बंधी हुई है उसमें। अब मान लीजिए आपने क्या किया, ये मीन पोजीशन बॉडी की है, आपने बॉडी को खींच दिया और बॉडी को यहां ले आए और स्प्रिंग थोड़ा सा खिंच गई, ऐसे एक्स डिस्टेंस खिंच गई, तो क्या स्प्रिंग चुपचाप बैठी रहेगी? वाह बेटा आओ खींचो बेटे, वाह वेरी गुड है? नहीं करेगी ना। इसका मतलब ये इस पर एक फोर्स लगाएगी जिसको रिस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स कितना होगा? ये प्रोपोर्शनल होगा एक्स की। जितना ज्यादा आप एक्स बढ़ाओगे उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, और जब एफ इज इक्वल टू निकालेंगे तो एक आएगा माइनस, माइनस तो इससे लग रहा है कि अपोजिट है, और माइनस के एक्स, और के को कहते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं या इसको फोर्स कांस्टेंट भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको इस कंसेप्ट को लेकर के आपसे कहा जाए फोर्स कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या होगी, तो यहां से देखो जरा, के का मान माइनस से कोई मतलब नहीं, एफ मान एक्स होता है, तो अगर एक्स को 1 मान लें तो के की वैल्यू एफ हो जाएगी। एक्स है क्या? इंक्रीमेंट इलोंगेशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग जो लंबाई बढ़ी है, तो यानी कि स्प्रिंग की लंबाई में यूनिट लेंथ बढ़ाने में जो फोर्स लगाना पड़ता है वो फोर्स कांस्टेंट है। यानी कि अगर मैं आपसे कहूं किसी भी स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है, तो ज्यादा है का मतलब होता है कि आपको यूनिट लेंथ बढ़ाने में ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, एक पेन की स्प्रिंग है और आपने किसी छोटे बच्चे को दे दिया, ऐसे खींच देगा वो। हमने दे दिया बुलेट की स्प्रिंग दे दी जो उसमें साकम लगी होती है, खींचो वाला, नहीं खींच पा रहा है क्योंकि उसका फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है। तो फोर्स कांस्टेंट ज्यादा होने का मतलब क्या होता है कि अगर उसकी लेंथ में आप इंक्रीमेंट करना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, वो इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है, तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये फोर्स कांस्टेंट है। अब इसका मतलब यहां पर जब स्प्रिंग है, यहां जब बॉडी रखी है, तो क्या स्प्रिंग चुपचाप बैठी हुई है? वो आपके द्वारा लगाए गए फोर्स को अपोज नहीं कर रही है, यानी वो फिर अपनी लोकेशन में आने के लिए प्रयास कर रही है। तो ये यानी कि आपको अगर यहां पर अपनी पोजीशन मेंटेन रखनी है बॉडी की, तो आपको उस स्प्रिंग की जो एनर्जी है या स्प्रिंग की जो फोर्स है उसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, और वही वर्क स्प्रिंग की एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होगा, उसी कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। तो इसका फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर। क्या होता है? हाफ, प्रूफ नहीं कर रहे हैं, ध्यान बार बार, हाफ के एक्स स्क्वायर, के फोर्स कांस्टेंट होता है। और स्प्रिंग का ही कंसेप्ट इलास्टिक बॉडी पे लगता है। ठीक है, इलास्टिक बॉडी पे भी यही इलास्टिक स्प्रिंग इसलिए वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, हाँ। अच्छा, कुछ एनर्जी के फॉर्म आप जानते हैं, मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, इंटरनल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी जानते हैं,
कि बॉडी की काइनेटिक और पोटेंशियल के सम को मैकेनिकल कहते हैं। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? देखिए किसी भी बॉडी में मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर ऑलवेज इन मोशन, वे हमेशा मोशन में होते हैं और बिकॉज ऑफ मोशन दे आर हैविंग द काइनेटिक एनर्जी। दूसरी बात, मॉलिक्यूल्स के बीच में एक इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है अगर उस स्पेस से दूर जाएंगे तो वे पुनः अपनी स्टेट में आने का प्रयास करेंगे, और अगर उस स्टेट से नजदीक आएंगे दूर जाने का प्रयास करेंगे। यानी उसकी स्टेट चेंज अगर करते हैं, यानी स्टेट की वजह से उसको वर्क करना पड़ता है। अगर स्टेट चेंज कर रहे हैं आप, तो हमने कहा स्टेट चेंज करने की वजह से जो वर्क होता है दैट वर्क इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो यानी कि उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। तो किसी भी बॉडी के अंदर बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल काइनेटिक एनर्जी होती है, और बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ द मॉलिक्यूल पोटेंशियल होती है। इसी को कहते हैं हम इंटरनल एनर्जी, यानी इंटरनल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एज वेल एज काइनेटिक। ठीक है। थर्मल एनर्जी आप जानते हैं कि बॉडी को अगर हम मूव कराते हैं तो मूव कराने से उनका मोशन बढ़ता है, थर्मल एनर्जी होती है। भाई जैसे कोई चीज आपने ग्लास में आपने गर्म चीज भरी और आपने ग्लास को पकड़ लिया तो गर्म लगेगा ना। तो गर्म लगेगा मतलब क्या लग रहा है आपको? गर्म में क्या लग रहा है? क्या कैसे लग रही है एनर्जी? हो कौन सी एनर्जी लग रही है आपको? एक्चुअली जब ग्लास के अंदर हमने देखिए एक्चुअली में हो क्या रहा है उसमें, वो तो आपके हाथ में कैसे लग रही है, वो आपको पकड़ के वो ग्लास में क्या कर रहा है? ग्लास काट खा रहा है आपको, दांत निकाल करके काट खा रहा है आपको, पिन कोचे दे रहा है। एक्चुअली हो क्या रहा है, जब ग्लास के अंदर हम गर्म पानी भर दिए हैं तो ग्लास के मॉलिक्यूल को एक प्रकार से उसका मोशन बढ़ जाता है, वो बार बार आपके उस पर स्ट्राइक कर रहा है, तर 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 तर। तो वो एनर्जी आपको जो लग रही है उसी को कहते हैं थर्मल एनर्जी। ठीक है। एक प्रकार की एनर्जी होती है आपकी केमिकल एनर्जी, समझिए केमिकल रिएक्शन होता है। एक होती है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये सब आप जानते हैं, इसके बारे में ज्यादा हम बात नहीं करेंगे। अब बात करेंगे आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन की। आइंस्टीन EINSTEIN आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन के पहले मास और एनर्जी को अलग अलग माना जाता था। आइंस्टीन ने कहा भैया मास और एनर्जी में रिलेशन होता है। ठीक है। उन्होंने कहा एक्चुअली होता क्या है कि जब कोई बॉडी, मतलब बात अगर न्यूटोनियन मैकेनिक्स की करेंगे, न्यूटोनियन मैकेनिक्स का मतलब न्यूटन की जो मैकेनिक्स है वो बैलगाड़ी के लिए है, मतलब व्हेन द स्पीड ऑफ बॉडी इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ साउंड। लेकिन जब भी बॉडी की स्पीड साउंड की स्पीड के इक्विवेलेंट हो जाती है तो न्यूटन्स लॉ फेल हो जाते हैं, वो आइंस्टीन साहब आ जाते हैं। तो आइंस्टीन ने कहा अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका मास जो है ना वो रेस्ट मास m0 मान लेते हैं, और अगर बॉडी v वेलोसिटी चले, v मतलब बैलगाड़ी नहीं, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के इक्विवेलेंट, मैं स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं कह रहा हूं, तो उसका मास बदल जाता है। वो डायनेमिक मास m होता है, वो होता है m0 अपान √1 माइनस v स्क्वायर अपान c स्क्वायर। ठीक है, ये उन्होंने बताया था, ये डायनेमिक मास है, ये रेस्ट मास है। अच्छा बताइए m की वैल्यू बढ़ गई है m0 से कम हो गई है? देख के बताओ जरा, मैथमेटिकली इसको बताओ कि m की वैल्यू बढ़ गई है घट गई है? बोले कुछ हो गई है, घट गई है। मतलब आप कोई मालूम हुआ है कि ऐसे ही मतलब बता रहे हो? हाँ ऐसे लग गया, मतलब आपने सोचा ऐसा घटी गई होगी। सुनिए ध्यान से, अगर आप किसी भी नंबर को उसके बराबर नंबर से डिवाइड कर दो तो वैल्यू 1 होती है। किसी भी नंबर को अगर 1 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू वही आती है। किसी भी नंबर को अगर उससे कम छोटी से डिवाइड कर दो तो वैल्यू, मतलब क्या बोल गया मैं गलत बोल गया। किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा। किसी को अगर 1 से बड़ी संख्या से डिवाइड करोगे तो नंबर उससे छोटा हो जाएगा, और किसी भी नंबर को अगर 1 से छोटी संख्या से डिवाइड करोगे तो नंबर उससे बड़ा हो जाएगा। ये कहा ना मैंने।
अगर उस 5 को 1 से डिवाइड करोगे तो वही नंबर आएगा, अगर 1 से बड़ी संख्या डिवाइड करोगे तो उस नंबर छोटा हो जाएगा, अगर 1 से छोटी डिवाइड करोगे तो उससे बड़ा हो जाएगा, ये कहा ना हमने। अब देखो ध्यान से, अगर m नॉट को 1 से डिवाइड करते तो आपको m नॉट मिलता, नीचे आपने 1 में कुछ माइनस किया हुआ है, तो 1 में कुछ माइनस किया हुआ तो वैल्यू 1 से बड़ी हुई छोटी हो गई, और अगर डिनोमिनेटर 1 से छोटा हो जाता है, 1 से छोटा हो जाता है, लेस देन 1 हो जाता है, लेस देन 1, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा, लेस देन मतलब डिनोमिनेटर इज लेस देन 1 हो गया, तो अब बताइए वैल्यू m नॉट से बड़ी होगी छोटी होगी, तुम देख रही हो कि जो हवा में बात करो छोटी होगी, मैं पूरी बायोलॉजी वाली बात कर रहे हो, और 1 से छोटी संख्या कर दोगे बड़ी नहीं हो जाएगी वैल्यू, आप जब वैल्यू 1 से छोटी बता रहे हो, लेस देन 1 करोगे, मान लिया आपने लेस देन 1 0.1 कर दिया, तो पॉइंट हटाओगे तो 10 टाइम्स ऑफ m नॉट नहीं हो जाएगा, यानी कि जो m की वैल्यू है वो m नॉट से बड़ी हो जाती है, नहीं समझे। अब आइंस्टीन ने देखो ऐसा कहानी बताई, आइंस्टीन ने कहा देखो बॉडी जा रही है, हमने कहा जा रही, बोले इसका मास बढ़ गया है, कैसे नापे जाकर के, हम कैसे नापे जाकर के, हम दौड़ के जाएंगे वहां अपना बांट लेकर के, ठीक है, बॉडी को फिर हमने लौटाला और फिर तौला, तो कितना मास मिला हमको, m नॉट। हमने आइंस्टीन से कहा क्यों भैया आप तो बता रहे बढ़ गया है, बोले जो बढ़ा हुआ था ना वो एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो गया, जाओ नाप लो जाकर के। तो उन्होंने कहा कि जो m मास हो गया है और m नॉट जो पहले था, इसके डिफरेंस को कहते हैं मास डिफरेंस, और डेल्टा mc स्क्वायर करेंगे तो ये एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो जाता है, यही आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन, ठीक है, E बराबर डेल्टा mc स्क्वायर, याद रहेगा, याद रहेगा ना, याद रहेगा, ये बताने में बहुत टाइम लग रहा है, तो ये समझ में आया, वैल्यू बढ़ जाती है घट जाती है, समझ आ गई ना, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट आता है पावर। पावर होता है रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब किसी भी कार्य करने की जो क्षमता, वो तो एनर्जी होती है, लेकिन कितनी देर में कार्य करोगे। अब आपको 5 किलो की चीज दे दी गई और आप पता चला शाम तक ढंगा 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 की 2 मीटर चला रहे हो, तो चला तो ले गए आप, लेकिन कितनी देर में कर रहे हो, तो रेट ऑफ डूइंग वर्क को पावर कहते हैं, पावर, यानी पावर इज इक्वल टू W/T, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसकी यूनिट होती है जूल पर सेकंड या इसकी यूनिट होती है वॉट, ठीक है, ये पावर का फॉर्मूला होता है। जरा एक चीज देखिएगा, हम W को चाहे तो F.D कर सकते हैं, F.D करो, F.S करो, अच्छा, और T को D के नीचे कर दो, कोई दिक्कत, तो D/T क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट पर टाइम क्या होता है, वेलोसिटी होती है, तो F.V हो जाएगा, तो पावर का फॉर्मूला हो गया F.V। अब इससे साफ साफ दिख रहा है कि स्केलर क्वांटिटी है, पावर कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। इसमें कभी कभी एक किलोवाट आवर का कंसेप्ट आता है, जरा समझने की कोशिश करो, नोट कर लिया ना। अब देखो जैसे आपने पावर का फॉर्मूला बताया, पावर का फॉर्मूला बताया W/T, और आपने कहा इसका यूनिट होता है जूल पर सेकेंड या इसका यूनिट होता है वाट। अच्छा, यहां से अगर हम W का मान निकाले तो P इंटू टी हो जाएगा ना, तो ये W है ना, तो क्या मैं कहूंगा कि इसकी यूनिट जूल होती है। अच्छा, अगर P की यूनिट वाट कहें इस और T की सेकंड कहें, तो क्या मैं कह सकता हूं कि वाट सेकंड ये जूल के इक्वल होता है, यानी अगर मैं कहूं कि 1 वाट इंटू 1 सेकेंड 1 जूल कह सकता हूं, है? तो ये कह रहे हैं अगर हम कहें 1 किलोवाट आवर करो, 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट इंटू 60 सेकेंड कह सकता हूं मैं, और 60 इंटू 60 3600 हो जाएगा, और किलोवाट हो गया 1000, तो वाट सेकेंड हो गया नहीं हो गया, और वाट सेकेंड होता है आपका जूल,
यानी ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10 टू पावर 1 2 3 4 5 6, यानी कि इतने जूल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? यानी कि 1 किलोवाट आवर की वैल्यू 3.6 इंटू 10 टू पावर 6 जूल होती है। सही कहा मैंने? ये रिजल्ट खुद में इंपॉर्टेंट है।